स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 6 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी टीएसपीएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, साथ साथ में यूपीएसआई तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ ये क्लास आपके बीपीएससी, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या यूके पीएससी दे रहे हो, जे की पीएससी दे रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होती है। प्रतिदिन न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होते हैं उन पर यहाँ पर डेली चर्चा की जाती है। शाम को 7:30 बजे ये वीडियो क्लास आपको मिल जाती है। इस क्लास की क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी इत्यादि शेयर किया जाता है और मासिक पैकेज के रूप में इसको हम करंट अफेयर को डिजाइन करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए जो मासिक पैकेज इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो वहाँ से हमारा जो मासिक पैकेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मासिक पैकेज में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है तो प्रतिदिन देखा जाए शाम को डेली 7:30 बजे वीडियो क्लास तो आ ही जाती है। इसके साथ आपको क्लास पीपीटी और क्लास पीडीएफ शेयर किया जाता है। बाइलिंगुअल करंट अफेयर का इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ शेयर किया जाता है। डेली 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है, हमारा ऐप पर होता है वो टेस्ट। आप प्रतिदिन ऐप पर जाकर शाम को टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। जब ये क्लास लाइव होती है, मतलब क्लास अपलोड होने के बाद में, उसके बाद आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ में देखा जाए तो महीने के एंड में हम कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अलग अलग पीडीएफ होते हैं। साथ साथ में 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और महीने के एंड में जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर होते हैं उनका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं हमारे मासिक करंट अफेयर पैकेज को ज्वाइन करके। और इस मासिक करंट अफेयर का पैकेज यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। महज देखा जाए तो 25 रुपए में, ठीक है, सिर्फ 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके वॉलेट में, जैसे आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं तो ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है कैशबैक का, उसको आप स्कैन करके रखें तो आपको कैशबैक मिल जाता है। उस कैशबैक में जो कॉइन मिलता है उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, लगभग 18 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, और इसी 18 रुपये 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पूरे महीने की करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर देखते हैं क्या है हमारे करंट अफेयर की जो सीरीज है, उस करंट अफेयर सीरीज में पहला पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें जो सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीकी है इसका सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। 3 फरवरी 2026 को चांदीपुर उड़ीसा से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। यह तकनीक भारत को लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में आत्मनिर्भर बनाएगी। ठीक है, यह तकनीक क्या करेगी कि जो भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनमें देखा जाए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। देखा जाए तो यह इस परीक्षण में नोजल लेस बूस्टर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर जैसी तकनीकी प्रणालियों का सफल प्रदर्शन हुआ है। यहां पर बात कर लें तो पारंपरिक ठोस मोटर के विपरीत रैमजेट इंजन क्या करता है, ये हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन को जलाता है जिससे मिसाइलों की गति जो होती है तथा उनकी मारक दूरी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यहां पर बात करें तो यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना की सामरिक श्रेष्ठता को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी। क्या करेगी, जो भारतीय वायुसेना है इसकी जो सामरिक श्रेष्ठता है उसको वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम यहां पर देखा जाए जो दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, आइए चर्चा करते हैं। क्या है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट, चर्चा करें तो देखा जाए तो मणिपुर में देखा जाए लोकतांत्रिक सरकार की वापसी। ठीक है, पिछले 1 साल से वहां पर देखा जाए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राष्ट्रपति शासन के अंत के बाद यहां पर देखा जाए लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हो रही है। मणिपुर में 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगा हुआ था, इसके बाद देखा जाए तो युमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है, नाम याद रखिएगा, युमनाम खेमचंद सिंह, इनको नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मणिपुर के। जैसा कि आप जानते हैं जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो आपसी कलह चल रहा था उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और राष्ट्रपति शासन को अब खत्म कर दिया गया है, मतलब 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। उससे पूर्व देखा जाए तो यहां पर जो युमनाम खेमचंद सिंह है इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, सीएम बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखें। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। समावेशी शासन के लिए कुकी समुदाय के नेमचा किपजन, क्या नाम है इनका, नेमचा किपजन, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो नागा पीपुल्स फ्रंट के एल ढीको जो है इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि यहां पर देखा जाए 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम बने हैं। दोनों का नाम यहां पर क्या है, दोनों का नाम देखिए, तो 2 डिप्टी सीएम बने, एक का नाम है नेमचा किपजन और दूसरे का नाम है एल ढिको।
ठीक है। और वहीं पर जो सीएम बने हैं उनका क्या नाम है, युमनाम खेमचंद सिंह इनका नाम है। ठीक है, यहां पर बात कर ले, आरएसएस पृष्ठभूमि वाले खेमचंद सिंह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे हैं। सोल की ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले व पहले भारतीय खिलाड़ी भी रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो युमनाम खेमचंद सिंह जिनको सीएम बनाया जा रहा है वो ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। परीक्षा में पूछ भी सकता है कि हाल ही में मणिपुर के नए सीएम खेमचंद सिंह ने शपथ ग्रहण मतलब पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो ताइक्वांडो के खिलाड़ी रहे हैं। और सोल के जो ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन है इसके 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। यहां पर चर्चा करें, 13 फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद यह त्रिपक्षीय गठबंधन जो है मैतेई, कुकी और नागा प्रतिनिधित्व वाला राज्य में सुरक्षा और सामाजिक विश्वास बहाली को प्राथमिकता प्रदान करेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से पूर्व भी देखा जाए तो सीएम और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, जिससे होगा क्या कि राज्य विकास की मुख्यधारा में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, पीएम मित्र पार्क योजना से है 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। यहां पर देखा जाए पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों को अंतिम रूप दिया है। ये कहां पर स्थापित होंगे, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के विरुद्धनगर में स्थापित होगा, तेलंगाना के वारंगल में स्थापित होगा, गुजरात के नवासरी में स्थापित होगा, कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थापित होगा, मध्य प्रदेश के धार में स्थापित होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित होगा और महाराष्ट्र के अमरावती में स्थापित होगा। मिलान करने के लिए यहां पर जोड़ा दे सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, जो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, या फिर ऐसे देगा कि कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगे क्या लिख देगा, उत्तर प्रदेश के आगे लिख देगा लखनऊ, यहां लखनऊ की जगह लिख देगा कानपुर। कानपुर, अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कानपुर है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो कानपुर यहां पर लिख देगा। अब आप गेस करने भी जाएंगे तो आप यही सोचेंगे कानपुर तो होगा ही। ठीक है, और वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि जो टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, वो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, ना कि कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवासरी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर बात करें तो 4,445 करोड़ रुपए की बजट वाली इस योजना का लक्ष्य 2027-28 तक विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक एवं विनिर्माण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये पार्क प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे, प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे प्रत्येक पार्क में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और कुल 21 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार यहां से सृजित होने का अनुमान है। बात कर ले तो यह पहल भारतीय कपड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और निर्यात को गति प्रदान देने में सहायक होगा। ठीक है, यह क्या करेगा, जो भारत का कपड़ा उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और निर्यात को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। ये जो पीएम मित्र पार्क योजना है इसके अंतर्गत जो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे वो टेक्सटाइल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर्वेश रंजन बने नए मुख्य महाप्रबंधक। यहां पर देखा जाए सर्वेश रंजन क्या बन गए हैं, नए मुख्य महाप्रबंधक बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नियुक्तियां हैं उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वेश रंजन को मुख्य महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत किया है। उनकी यह नियुक्ति 1 फरवरी 2026 से प्रभावी हुई। उन्होंने भास्कर राव कार्य का स्थान लिया है, जो 31 जनवरी 2026 को अपनी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। सर्वेश रंजन जो पहले जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, अब बैंक की रणनीतिक पहलों और परिचालन सुदृढ़ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास अग्नि परीक्षा के बारे में। अब ये जो अभ्यास अग्नि परीक्षा है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो आईटीबीपी है इसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि परीक्षा आयोजित किया गया। ठीक है, यह अभ्यास अग्नि परीक्षा किसके किसके बीच में, तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में आयोजित किया गया था। कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर बात कर ले, इसका उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में समन्वय, संयुक्तता और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना था। युद्ध में लाइव आर्टिलरी फायरिंग और व्यवहारिक युद्ध अभ्यास शामिल थे,
जिनमें गैर तोपखाना बलों को भी अग्निशक्ति एकीकरण का प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, बात कर ले तो इसमें स्फीयर कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट और इन्फेंट्री बटालियन तथा आईटीबीपी की इकाइयों ने पार्टिसिपेट किया था। यह अभ्यास संवेदनशील जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो ये जो अभ्यास अग्नि परीक्षा है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सवाल आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो अभ्यास अग्नि परीक्षा है उसमें कौन कौन किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भारतीय सेना ने यहां हिस्सा लिया और आईटीबीपी ने हिस्सा लिया। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं पिल्लो एआई के बारे में। जो ये पिल्लो एआई है, पिल्लो एआई छोटे व्यवसायियों के लिए वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप है। चर्चा कर ले तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2 फरवरी 2026 को पिल्लो एआई ऐप लॉन्च किया है। अब ये पिल्लो एआई ऐप करेगा क्या, देखा जाए तो यह एआई संचालित वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग समाधान है जिसे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को 5 भारतीय भाषाओं में बोलकर इनवॉइस बनाने, लेन देन ट्रैक करने और वित्तीय रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता की बाधाओं को दूर करना, मैनुअल त्रुटियों को कम करना और ग्रामीण व शहरी दुकानदारों के लिए वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को सुगम बनाना है। और इसी वजह से ये पिल्लो एआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर के लिए पिल्लो एआई नामक जो ऐप है किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। और उद्देश्य इसका आप जान ही गए हैं। उद्देश्य यहां पर देखा जाए तो ये वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग समाधान है जिसे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम है उनके लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर बात कर ले प्लास्ट इंडिया। जो प्लास्ट इंडिया 2026 है इसके बारे में चर्चा करें। भारत नेक्स्ट थीम के साथ दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है प्लास्ट इंडिया का। यहां पर चर्चा करें दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 5 से 10 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित यह कार्यक्रम रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग तथा एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से संपन्न हो रहा है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि जो प्लास्ट इंडिया 2026 है इसका आयोजन कहां पर किया गया, भारत मंडपम में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, 5 से 10 फरवरी के बीच में होगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो जो भारत का रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग है साथ ही साथ एमएसएमई मंत्रालय है, इन्हीं दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका जीरो वेस्ट प्रदर्शनी होना है जो पर्यावरण अनुकूल नवाचारों पर जोर देती है। 2000 से अधिक वैश्विक प्रदर्शकों की भागीदारी वाला यह आयोजन भारत के 3.5 लाख करोड़ रुपए की प्लास्टिक उद्योग को विकसित भारत के लक्ष्यों से जोड़ने तथा निर्यात क्षमता बढ़ाने का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहां पर, जैसे 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो नई दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयुक्तों की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखा जाए तो 1999 के बाद पहली बार आयोजित हो रहे इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। यानी कि 2026 में 1999 के बाद राष्ट्रीय जो यहां पर देखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनका राष्ट्रीय सम्मेलन ही आयोजित नहीं हुआ था। और इतने सालों के बाद देखा जाए आज लगभग 25 सालों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। यहां पर बात करें इसमें सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भाग लेंगे। इस मंच का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र तथा राज्य स्तर पर चुनावी निकायों के बीच समन्वय को प्रकट करना है, मतदाता सूची के मानकीकरण और चुनाव प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों को साझा करना है। यहां बात करें तो यह पहल देश में एक राष्ट्र एक मतदाता सूची तथा सहकारी संघवाद के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करेगी। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर चर्चा करें अगली खबर क्या है। भारत ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हो गया है। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज में शामिल हो गया। ब्रिक्स का जो सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज है इसमें भारत शामिल हो गया। चर्चा कर लेते हैं, यहां पर बात करें फरवरी 2026 में भारत औपचारिक रूप से ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में का सदस्य बन गया है। यहां पर आगे चर्चा करें नई दिल्ली में DPIIT और UNIDO के बीच में हस्ताक्षरित ट्रस्ट फंड समझौते के माध्यम से इस भागीदारी को पुख्ता किया गया है। ठीक है,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ब्रिक्स देशों के बीच में जो इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी हस्तांतरण है इसको बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद UNIDO की तकनीकी सहयोग से भारतीय एमएसएमईज की डिजिटल क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। यहां पर बात करें तो यह पहल वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है कि ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में भारत सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। आगे चर्चा करें, भारत GCC मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पुनः शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और GCC के बीच में जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है उसके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता था, नेगोशिएशन था, यहां पर देखा जाए फिर से स्टार्ट हो गया है। फरवरी 2026 में भारत और खाड़ी सहयोग संगठन के बीच में नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुए यह समझौता का उद्देश्य व्यापार नीतियों में स्थिरता लाना है और खाद्य प्रसंस्करण तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बाजार की पहुंच को सुगम बनाना है। ठीक है, यहां पर बात कर ले, GCC समूह में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन शामिल है। यहां पर देखा जाए GCC में कितने देश शामिल है? 6 देश सम्मिलित है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। ठीक है, यह वार्ता न केवल द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करेगी बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को भी नया आयाम प्रदान करेगी। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली विश्व की सबसे किफायती छात्र शहर बना है। नई दिल्ली जो है ये पूरे विश्व में सबसे किफायती छात्र शहर बना है। यहां पर बात कर ले तो नाइट फ्रैंक इंडिया, डेलॉयट और QS के द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो नई दिल्ली विश्व का सबसे किफायती छात्र शहर के रूप में घोषित किया गया है। यहां पर बात करें, यह रैंकिंग लगभग 150 वैश्विक शहरों का अध्ययन पर आधारित है जिसमें अफोर्डेबिलिटी, नियोक्ता गतिविधियों, छात्र अनुभव जैसे 6 प्रमुख मानकों का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट भारतीय शहरों की वैश्विक छवि में सुधार और बढ़ती छात्र विविधता को रेखांकित करता है। यह उपलब्धि भारत की विशाल छात्र आधार की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है? अलवर के बारे में। यहां पर देखा जाए तो 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? परीक्षा वहां से पूछ सकता है कि 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला तो अलवर बन गया है। अलवर कहां पड़ता है? अलवर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का जिला है अलवर और ये पूरे भारत का पहला बीमा कवरेज वाला जिला बन गया। 100% बीमा कवरेज वाला जिला कौन सा बन गया है? अलवर बन गया। यहाँ पर चर्चा करते हैं राजस्थान का अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत। यहाँ पर देखा जाए जो इरेडा है इसके द्वारा एक पहल शुरू की गई थी कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, ठीक है, 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल स्टार्ट किया गया था और इसके तहत देखा जाए 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? अलवर बन गया है। चर्चा करें तो इरेडा और भारत सरकार के मार्गदर्शन में जिलों के 9 गांवों में सभी पात्र वयस्कों के बीमा सुरक्षा से जोड़ा गया है। यहां पर बात करें तो इस उपलब्धि हेतु एक NGO के सहयोग से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पॉलिसियां जारी की गई हैं। डोर टू डोर सर्वे के जरिए 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कवर किया गया है। यह सफल मॉडल वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सुरक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी उदाहरण पेश करता है। ठीक है, तो ये हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत का 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला कौन बना है? तो अलवर बना है, राजस्थान का जिला है। और आगे धीरे धीरे देखा जाए और यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत सरकार के द्वारा सभी के लिए बीमा, ठीक है, किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि सभी के लिए बीमा फॉर ऑल, ठीक है, बीमा फॉर ऑल का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है? तो 2047। और ये 2047 यहां पर बात कर ले तो जो 2047 है ये विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत के लक्ष्य को भी निर्धारित करता है कि 2047 तक भारत जो होगा ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं और अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए एक्सिस बैंक MSME के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंस योजना लॉन्च की है। ठीक है, एक्सिस बैंक ने MSME के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंस योजना लॉन्च की है। 5 फरवरी 2026 को एक्सिस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंस सुविधा शुरू की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस पहल का उद्देश्य वाणिज्यिक भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को सुलभ बनाना है। योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का बिना कोलेटरल ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बिना कोलेटरल ऋण प्रदान किया जाएगा जिनकी देखा जाए चुकौती होगी 4 से 7 वर्ष, यानी कि यहां पर देखा जाए 4 से 7 वर्ष में
आपको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए। लागत पारदर्शिता और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने प्रमुख निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। यह उत्पाद हरित वित्त पोषण, ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देगा तथा एमएसएमई के परिचालन व्यय को कम करने में सहायक होगा, ठीक है। जब सोलर रूफटॉप होते हैं वो लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, तो जो विद्युत खर्च आता है, बिजली की खपत होती है, ठीक है, बिजली की खपत, उसमें क्या होगा, जो अन्य संसाधनों पर जैसे पेट्रोलियम, गैस, तेल इत्यादि पर जो निर्भरता है वो घट के वो सौर ऊर्जा पर से हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। अब जब सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएगी तो एक फायदा तो ये हो गया कि जो लागत है, ठीक है, परिचालन लागत वो कम हो रही है। साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत थे उन पर हमारी निर्भरता जो कम होती जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उन पर निर्भरता बढ़ेगी। सौर ऊर्जा का उत्पादन कितनी बार भी बार बार होता रह सकता है, तो वहां पर हमारी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हरित विकास है उसकी ओर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, अब कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रमजेट तकनीकी का प्रमुख उपयोग किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में होगा? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, गुजरात सूरत में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, महाराष्ट्र का नागपुर में, कर्नाटक का मैसूर में। तो कौन सा यहां पर उत्तर सही है आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पिल्लो एआई ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी सब्सिडी का वितरण करना, कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण करना, एमएसएमई के लिए वॉइस आधारित अकाउंटिंग करना या डिजिटल भुगतान के लिए साइबर सुरक्षा मुहैया कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में आयोजित अभ्यास अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा बल शामिल थे? कौन से बल शामिल थे? भारतीय सेना और बीएसएफ शामिल था, भारतीय सेना और सीआरपीएफ शामिल था, भारतीय सेना और आईटीबीपी शामिल थी या आईटीबीपी और एसएसबी शामिल थी। तो कौन सा उत्तर सही है आप कमेंट करके बताइए कि अभ्यास अग्नि परीक्षा में कौन कौन से यहां पर देखा जाए जो सैन्य बल थे वो सम्मिलित थे। और अंतिम सवाल क्या है? 5वां सवाल है कि भारत ने फरवरी 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय मंच की सदस्य बनकर इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सहयोग को मजबूती प्रदान की है? आसियान इंडस्ट्रियल फोरम, सार्क मैन्युफैक्चरिंग फोरम, ब्रिक्स सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिनेस या G20 सप्लाई चेन इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। टोटल 5 सवाल पूछेगा, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए आप जो हमारा लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करके हमारे जो मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड भी कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी में सारे पीडीएफ डेली शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो सारे पीडीएफ आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।